Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start new topic name is critical path method. So critical path method is one of the best method in project management where the help of this method we can analysis ki what is the time taking for completion of any project. ठीक है. So first of all we have to understand the meaning of critical पाथ. तो क्रिटिकल पाथ को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है. क्रिटिकल पाथ इज फॉर्म बाय क्रिटिकल एक्टिविटी, राइट. क्रिटिकल पाथ इज फॉर्म बाय क्रिटिकल एक्टिविटी and it is largest path and consume maximum time, right. So critical path is formed by critical activity. It is the largest path and consume maximum time. अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है, उसके ड्यूरेशंस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी एक हमारे पास बहुत बेस्ट मेथड होती है क्रिटिकल पाथ मेथड. क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है, क्रिटिकल नाम से ही क्लियर है. क्रिटिकल मीन्स कि कोई भी प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटी है उनको कंप्लीट होने में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लग सके, ठीक है. मीन्स ये किसी भी प्रोजेक्ट का मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल, ठीक है. और जो एक्टिविटी में मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है उसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है. इवन वन मोर क्रिटिकल एक्टिविटी इज डिले, द प्रोजेक्ट इज डिलेड. अगर कोई भी क्रिटिकल एक्टिविटी का जो टाइम है उससे वो ज़्यादा टाइम लेता है तो पूरे प्रोजेक्ट के टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा. और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अ प्रोजेक्ट may have more than one critical activity. मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम नेटवर्क डायग्राम की बात करें, जिस नेटवर्क डायग्राम में हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट में एक क्रिटिकल एक्टिविटी से मतलब एक क्रिटिकल पाथ से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ भी हो सकते हैं, ठीक है. सॉरी, क्रिटिकल पाथ मतलब एक प्रोजेक्ट में एक क्रिटिकल पाथ से भी ज़्यादा पाथ मिल सकते हैं, ठीक है. तो उसको बोलते हैं हम. अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको क्रिटिकल पाथ. अब क्रिटिकल पाथ के बाद अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जिसको हमें समझना है. अब जैसे कि आपको पता है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी तो आपको क्लियर है कि इट इज़ एस्टिमेटेड आर एक्चुअल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी. किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एस्टिमेटेड टाइम होता है, एक्चुअल टाइम जो रिक्वायर होता है उसको बोलते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. तो उस जो समय लगेगा उसको क्या बोलोगे आप, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. और टोटल प्रोजेक्ट टाइम, इट इज़ अ टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट टाइम. अब क्रिटिकल पाथ के बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे पास बेसिक टर्म्स होते हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जो चार डेफिनेशन है अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ईजिली तरीके से सॉल्व कर लोगे और उसके बेस पर कोई भी नेटवर्क डायग्राम को आप ईजिली तरीके से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कौन कौन से ये चीज़. तो एक है हमारे पास फर्स्ट अर्लियर स्टार्ट टाइम. इसको हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EST. दूसरा होता है हमारे पास अर्लियर फिनिश टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EFT से. उसके बाद नेक्स्ट होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल एफ टी से। लास्ट में होता है लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एस टी। हम चारों डेफिनेशंस को इजी वे में समझते हैं, तो आपको उम्मीद करूँगा कि बाद में ये सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा स्टार्ट करते हैं इससे पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, अर्लियर स्टार्ट टाइम। तो अर्लियर स्टार्ट टाइम एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के पहले जो हमारा सबसे स्टार्टिंग का टाइम होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, अर्लियर स्टार्ट टाइम, ठीक है। नाउ we will understand all definition with the help of this diagram, ठीक है। so first is earlier start time, then earlier finish time, latest finish time and latest start time, right? so first starting earlier start time. So earlier start time, it is the earlier possible time at which an activity can start, and earlier start time is calculated from first event to be the last event इन एनी नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। अब हम अगर अभी बात करें एक्टिविटी 1 के लिए, अब एक्टिविटी 1 में कितने नोड्स हैं, मतलब कितने इवेंट्स हैं आपके पास, 1 और 2, ठीक है। अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो इसका स्टार्टिंग टाइम कितना है आपका, वो है 0। तो ये हो गया आपका अर्लियर स्टार्ट टाइम, क्लियर। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट, ठीक है। तो जहाँ से एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर सकें, स्टार्टिंग टाइम, तो उसी को बोलोगे आप EST, ठीक है। अब नेक्स्ट है अर्लियर फिनिश टाइम। अब अर्लियर फिनिश टाइम मीन्स इट इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन फिनिश्ड, ठीक है। अगर हम इसी एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी ए, जिसमें कितने नोट्स मीन्स कितने इवेंट्स है 1 और 2, तो देखिए अर्लियर स्टार्टिंग टाइम यहाँ पर कितना है इसका 0। अब ये यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, तो इसका टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे भी वो क्या होगा, काउंट होगा। तो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम प्लस ड्यूरेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्लियर फिनिश टाइम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अर्लियर फिनिश टाइम इक्वल्स टू EST of an activity प्लस ड्यूरेशन। तो देखिए 0 प्लस 3, तो कितना हो गया ये 3, तो इसको बोल सकते हैं आप अर्लियर फिनिश टाइम, ठीक है। तो अब EST भी क्लियर हो गया और EFT भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो स्वाभाविक है कि जो एक्टिविटी ए है यहाँ पर इवेंट 1 और 2, तो यहाँ पर अभी जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो यही जस्ट यहीं से स्टार्ट होगा, तो वो क्या हो जाएगा मीन्स, मतलब यहाँ से ये फिनिश हुआ, तो फिनिश हुआ मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ ये हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मूविंग फ्रॉम लास्ट इवेंट टू द फर्स्ट इवेंट इन एनी एक्टिविटी ऑफ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। अब अगर हम एक्टिविटी 1 और 2 की बात करते हैं, तो अभी मैंने देखा था EST मीन्स स्टार्टिंग टाइम कितना 0, तो 0 प्लस 3, तो ये हो गया आपका EFT। अगर अब मैं लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात करूं, तो EFT यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है 3। अब अभी तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, अब इस 2 से अगर 1 की ओर जाता है, तो 2 से मीन्स फिनिश, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना था 3, तो सॉरी अर्लियर फिनिश टाइम कितना था 3, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा इसका, जस्ट एंड से फर्स्ट की ओर, तो ये 3, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हो जाएगा इट इज़ द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट विदाउट प्रोजेक्ट डिले। सो इसको आप लिख सकते हो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, तो ये हो जाएगा LFT ऑफ एन एक्टिविटी
माइनस ड्यूरेशन, राइट। सो देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग टाइम की बात करूँ, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, तो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट कैसे करोगे कि लेटेस्ट फिनिश टाइम ये कितना है 3, अब 3 माइनस 3 ड्यूरेशन, तो ये कितना हुआ 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो चारों डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, अर्लियर स्टार्ट टाइम, अर्लियर फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो अर्लियर स्टार्ट टाइम में कोई भी एक्टिविटी जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो जैसे कि टाइम क्या है इसका 0, मतलब 0 डेज में स्टार्ट हुआ तो ये अर्लियर स्टार्ट टाइम। उसके बाद अर्लियर फिनिश टाइम, तो ये अर्लियर स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, तो ये हो जाएगा आपका अर्लियर फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब जहाँ से ये जस्ट अभी अर्लियर फिनिश्ड हुआ, ठीक है, अब उसके बाद में ये जस्ट लेटेस्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया 3, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम, और उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम तो 3 और माइनस ड्यूरेशन, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो होप सो कि आपको ये चारों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है।